पंजाब की तरफ, फ्रंटियर की तरफ, और वहाँ पर जो है वो रोज़गार के ज़राए तलाश करते हैं। तो बेसिकली हमारे गांव में एक ही प्राइमरी स्कूल था, जिसमें मैंने प्राइमरी तक वहाँ पढ़ा। फिर हमारे गांव से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर एक मिडिल स्कूल था। उस मिडिल स्कूल में मैंने पढ़ा 8वीं तक। उसके बाद क्योंकि हाई स्कूल बहुत ज़्यादा दूर था और हमारे सोर्सेज नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन का उस वक्त बहुत ज़्यादा मसला था, बाई वाक जाना आना बड़ा मसला था, क्योंकि वो तकरीबन 15 किलोमीटर दूर हमारे गांव से। तो मैं कराची आ गया। जैसे हमारे और भी लोग होते थे यहाँ पर, कोई मिल फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बहरहाल मैं यहाँ पर आकर छोटे मोटे काम करता रहा। फिर मैंने एक रेस्टोरेंट में काम किया और वहाँ मैंने एक बावर्ची का काम सीखा। काम करता रहा मैं। फिर इसी तरह से 1979 में मुझे बहरीन पुलिस के अंदर नौकरी मिली। एक साहब थे, उनके हवाले से वहाँ पर मुझे नौकरी मिली। मैं बहरीन चला गया। बहरीन में मैं नौकरी करता रहा। तो 1985 में मुझे कोई पहले से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि किडनी में कोई तकलीफ है या ये डेड हो रही है या कोई और कोई स्टोन का कोई मसला या कुछ भी नहीं। सिर्फ इतना बताया बाद में डॉक्टर ने कि तुम्हें जो हेपेटाइटिस हुआ था 1984 में, उससे कुछ स्टेप हो गया, इसका स्टेप ले लिया इसने। तो 1985 में मेरी दोनों किडनी डेड हो गई। उसके बाद 1-1.5 साल तक बहरीन गवर्नमेंट ने मुझे रखा वहाँ पर, डायलिसिस मेरा होता रहा। एटलीस्ट क्योंकि हम तो वहाँ के फॉरेनर थे, उन्होंने कहा यू शुड गो बैक टू योर कंट्री। हम वापस आ गए। अब मैं कराची में आ गया। तो कराची में उस वक्त डायलिसिस का सिस्टम जो था बहुत ही बैकवर्ड था और बिगनिंग थी, क्योंकि ये डायलिसिस ट्रीटमेंट की तारीख हमारे यहाँ इतनी पुरानी नहीं है हमारे मुल्क की तरह, बल्कि 60s में तो ये चीज़ था ही नहीं, कोई ऐसा शोबा ही नहीं था। उसके बाद ये डॉ मेडिकल कॉलेज के साथ सिविल हॉस्पिटल में यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट उन्होंने बनाया। डॉक्टर अदीब रिजवी साहब जो है, तो वहाँ पर जो डायलिसिस की मशीनें थी वो बैकवर्ड सिस्टम था उस वक्त उसका, कि हर कोई इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था और जल्दी जल्दी लोग एक्सपायर हो जाते थे। बहरहाल मैं वहाँ से डिस्चार्ज हो गया, आ गया यहाँ पर। अब कुछ पैसे थे, मैं उसको देता रहा, जब तक गुजारा करता रहा। कभी हफ्ते में 2 बार करा लिया, कभी 3 बार करा लिया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से कभी ऐसा भी होता था बाज़ औक़ात के हफ्ते में 1 बार डायलिसिस करवाया। बहरहाल इतना ज़रूर रहा है कि मैं इस बात से घबराया नहीं कि नौकरी मेरी चली गई, इतनी बड़ी महंगी बीमारी है, उसका इलाज अगर कराना है, जिंदा रहना है, तो लामाला उस पेशेंट को डायलिसिस कराना होगा। अदरवाइज वो 1 हफ्ता तो बहुत बड़ी बात है, 3-4 दिन के अंदर एक्सपायर हो जाएगा डायलिसिस बस। बहरहाल ये अल्लाह ताला ने कुछ असबाब ऐसे बना रखे थे, मुझे इतने अरसे तक जिंदा रखना था। तो 1985 में मेरी किडनी डेड हुई और 1985 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा जा रहा था कराची किडनी सेंटर का। ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर जाफर हुसैन नकवी, उसके फाउंडर और बिल्डर वो हैं। तो 1989 में उन्होंने डायलिसिस शुरू कर दिया। 3-4 मशीनें थी उनके पास और बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन थी, कुछ अंदर की फर्निशिंग बाकी थी, लेकिन डायलिसिस बहरहाल उन्होंने शुरू कर दिया था। तो मेरे पास पैसे इतने नहीं थे। बहरहाल मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे पास पैसे नहीं है और ये डायलिसिस करवाना है और मैं ट्रांसप्लांट भी नहीं कर सकता, क्योंकि उस वक्त डॉक्टर अदीब रिजवी साहब, शायद अब कुछ नरमी हो गई हो, लेकिन उस वक्त जो है ना वो सिर्फ ब्लड रिलेटेड डोनर मांगते थे, अदरवाइज किसी और
का डोनेट किया हुआ किडनी को जो है ना वो फिक्स करने के लिए कभी भी एग्री नहीं होते थे, चाहे आदमी कितना ही बड़ा लैंडलॉर्ड हो या गरीब से गरीब हो। अगर उसके पास डोनर अपना है और वो भी ब्लड रिलेटेड पेरेंट्स में से कोई, सगे बहन भाइयों में से कोई, अदरवाइज ताया चाचा या खाला फूफी इसको भी एक्सेप्ट नहीं करते। मेरा ऐसा कोई था नहीं मेरे पास, तो इसी पर मैं गुजारा करता रहा। 1989 में किडनी सेंटर ने मुझे स्पॉन्सर कर लिया। उससे लेकर आज तक अप टू नाउ मतलब मैं किडनी सेंटर में ही डायलिसिस करवा रहा हूँ। और उसके बाद ये है कि उन लोगों ने मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट किया है, क्योंकि अभी वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। जाफर हुसैन नकवी साहब जो है उन्होंने अपना एक अलग किडनी फाउंडेशन का नाम से यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी के पास उन्होंने हॉस्पिटल अपना अलग से बनाया है। तो उस वक्त चूँकि एडमिनिस्ट्रेटर वही थे, तो उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। उसके अलावा ख़ास तौर पे पेशेंट वेलफेयर की एक खातून है मैडम शहनाज अहद, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे लिए जो है ना बहुत किया, क्योंकि मैं जॉबलेस भी था। अब ज़ाहिर है हफ्ते में 3 बार अगर डायलिसिस के लिए जाएगा आदमी तो कहीं भी कंटिन्यू जॉब कहाँ मिलेगी। और फिर मैं कोई ऐसा बड़ा सा टेक्नीशियन नहीं या कोई एजुकेटेड पर्सन नहीं था कि बहुत ही मतलब मैं अगर कहीं जॉब कर रहा हूँ तो वो 3-4 दिन हफ्ते के जो है वो भी मेरे लिए काफ़ी हैं, ऐसा नहीं था। तो मुझे नौकरी भी कोई नहीं देता था, क्योंकि इसको देख के कि भाई ये पेशेंट आदमी है, इस तरह का आदमी है, ये हो सकता है ऑन ड्यूटी मर जाए तो ये पुलिस केस बनेगा, ये वो, तो वो टाल देते थे लोग। बहरकफ मैं बड़ी मुश्किल से एक आदमी की मिन्नत करके तो मैं एक पब्लिक रेस्टोरेंट में बावर्ची का काम करता रहा। मेरे 3 बच्चे हैं 2 बच्चे मेरे डायलिसिस लाइफ में पैदा हुए। 88 में एक बच्चा पैदा हुआ और 92 में दूसरा बच्चा पैदा हुआ। और मेरी सबसे बड़ी बेटी जो है वो 2 महीने की थी जब मैं डायलिसिस पे आया था। उसके बाद अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि मैं जो कुछ भी अपनी मेहनत हो सकती थी वो करता रहा, लेकिन मैंने बच्चों को अनपढ़ नहीं रहने दिया। मेरी बड़ी बेटी ने माशाल्लाह फार्मेसी में डॉक्टरेट किया है। बेटा मेरा जो है वो बीकॉम करके बैठा हुआ नौकरी की तलाश में, डेली वेजेस पे इधर उधर करता है काम। बहरहाल ये कि मैंने उसको ग्रेजुएट बनाया है, उसको बीकॉम करवाया, 2010 से बीकॉम है। एक छोटी बेटी है, उसने बीए किया है, अभी वो मास्टर करना चाह रही है किसी एक सब्जेक्ट में। कहती है मैं देखूंगी इंग्लिश में, अगर नहीं हो सका तो फिर मैं किसी और सब्जेक्ट में करूँगी। बहरहाल ये है कि ये बच्चे मेरे जो हैं वो तीनों पढ़े लिखे हैं। अब ये अलग बात है कि मेरे पास उसके लिए नौकरी के लिए ना तो सोर्स है ना रिश्वत है। बहुत सारी जगह पर इंटरव्यू किया उसने। आखिर मैं यानी तहकीक करने के बाद ये पता चला कि बहुत बड़ी सिफारिश हो या फिर भरपूर पैसा दो तब ये जॉब मिलेगी। रेलवे में उसने इंटरव्यू दिया, उसके अलावा बहुत सारी और जगहों पर देकर आया। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं जिस तरह कोशिश करता था कि ऐसा हो जाए कि इसकी लाइफ जो है ना कुछ बेहतर ही हो जाए, तो रेलवे में असिस्टेंट ट्रेन क्लर्क एक इंटरव्यू दिया। उसमें मैं मतलब ये कि मैं वो इंटरव्यू पास किया। उसने जो फॉर्म उन्होंने दिया था, एक पेपर दिया था, वो हल किया। लेकिन उसके बाद जो है ना वो जो लोग कुछ मोहल्ले के पुराने रेलवे में हैं सर्वेंट, उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं होगा तुम्हारा ये काम, बहुत ऊंची सिफारिश लाओ, सीएम से फ़ोन करवाओ, सिंध के सीएम से, या फिर ये कि 3-4 लाख रुपए लगेंगे, अदरवाइज ये जॉब मिलेगी नहीं। तो ज़ाहिर है वो चीज़ें नहीं। उसके अलावा ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो स्कूल चलते हैं कराची में, इसमें लेबोरेटरी टेक्नीशियन की ज़रूरत थी। तो ये चूँकि 1-1.5 साल काम कर चुका है एयरफोर्स कॉलेज में कारसा से, तो इसको थोड़ा तजुर्बा भी था, उसका हवाला भी दिया उसने। तो उन्होंने इंटरव्यू करने के बाद जो है ना उसको ये कहा ठीक है। वो पता चला कि वो तो जो लोग सेलेक्ट होने वाले थे वो पहले ही हो चुके, वो फॉर्मेलिटी पूरी की थी उन्होंने पेपर में पब्लिश करके, और फिर इंटरव्यू के लिए जिन लड़कों को बुलाया था वो तो बैठा के उनको शाम को वापस कर दिया। 5-5 मिनट बस 1-2 बातें पूछ के सबको फारिग कर दिया। तो ऐसा नहीं हो सका। बहरहाल ये मेरी लाइफ का अपना एक वो है कि जिस तरह से अब अल्लाह ताला की तरफ से ये चीज़ आ गई तो मैंने उसको फेस किया। ये बात ज़रूर रही है कि मैं एक
لمحے کے لیے بھی کبھی گھبرایا نہیں کہ اب کیا ہوگا کیا. بھائی پاکستان جن لوگوں نے پاکستان کو بنایا، یہ ملک موجود ہے، وہ لوگ نہیں رہے تو ملک تو چل رہا ہے. میں اگر نہیں ہوں گا تو اس دنیا کو کیا فرق پڑتا ہے. رہی یہ بات کہ میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، تو پاکستان میں کروڑوں کے حساب سے یتیم ہیں. یہ میرے پاس کیا گارنٹی ہے کہ اگر میں لاکھوں روپے بھی چھوڑ کر جاؤں ان کے لیے تو اس سے کچھ فائدہ اٹھائیں گے؟ یہ اللہ کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی سورس کے میرے بچوں کو گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ بنایا، تو آگے بھی ان کی زندگی اس طرح سے ہوگی. میں اس کے لیے مطلب یہ کہ اپنے ذہنی طور پر کبھی یہ نہیں سوچتا کہ کیا ہوگا. میری بڑی بیٹی کی اب شادی ہو چکی ہے ماشاء اللہ. اس میں بہت سارے لوگوں نے، جس میں اسپیشلی ہمارے جو ایک بہت ہی مہربان یہ اپنے صغیر صاحب ہیں، انہوں نے بہت پارٹیسپیٹ کیا ان کی شادی میں. بہت اچھے طریقے سے اس کی شادی ہوئی ہے اور اچھے گھر میں شادی ہوئی ہے کہ ایجوکیٹڈ مانگتے تھے وہ، تو ایسی جگہ سے رشتہ آیا اور بہت اچھا ہو گیا اس کا. اب 2 بچے ہیں میرے. باقی جو ڈائلیسس کی لائف ہے یا ڈائلیسس جو ٹریٹمنٹ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ایزی بھی نہیں ہے کہ جو آدمی ڈائلیسس پہ آ گیا تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسائل تو بہت ہیں اس میں. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کے توسط سے کہ جو لوگ میری بات کو سن رہے ہیں اور اگر ان کا کوئی عزیز خدا نخواستہ یا کسی طرح سے اس میں مبتلا ہے تو اس کو میرے اپنے جو تجربات ہیں اس میں، جو کہ مجھے یہ 27واں سال چل رہا ہے ڈائلیسس میں، جو کہ پاکستان میں ایک ریکارڈ لائف ہے. ہمارے جو ڈاکٹر جعفر نقوی ہیں کڈنی فاؤنڈیشن والے، ان کا ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے ایک بات بتائی تھی. کسی نے سوال کیا تھا کہ ایٹ لیسٹ ہاؤ لانگ دی پرسن از ڈیپینڈنگ آن ڈائلیسس، وہ کتنا عرصہ سروائیو کر سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جاپان میں ایک آدمی ہے جو 28 سال سے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جاپان کی لائف اور پاکستان کی لائف، اور پھر میں تو پاورٹی لائن سے ڈے 1 سے نیچے رہتا ہوں. تو جاپان کی لائف اگر مجھے ملتی تو ہو سکتا ہے میں 28 کی بجائے 38 سال بھی زندہ رہ سکتا تھا. لیکن بہرحال اب چونکہ میں پاورٹی لائن سے نیچے رہتا ہوں، اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو میڈیسن ہے اس میں ڈیلی 6-7 قسم کی میڈیسن یوز کرنی پڑتی ہیں. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ میڈیسن اس میں کتنی جعلی ہیں اور کتنی ہم اصلی لے رہے ہیں، کیونکہ ہماری بہت ساری جو بایو کیمسٹری ہے اس کو یعنی لیول میں رکھنے کے لیے دواؤں کا پیٹنٹ ہونا بہت ضروری ہے، اور جو ہمارے یہاں اویلیبل نہیں ہوتی ہیں. ان تمام چیزوں سے اس کے علاوہ اسپیشل ڈائٹ ہوتی ہے پیشنٹ کی، جس میں وائٹ میٹ اسپیشلی وہ ڈیٹیل کرتے ہیں ہمارے ڈائٹیشین جو ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں وائٹ میٹ کھانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. غریب کے پاس تو وہ دال ایک مثال ہوتی تھی کہ دال جو ہے نا غریب کا کھانا دال روٹی چل رہی ہے، لیکن اب وہ دال بھی غریب کے پہنچ سے باہر ہے. تو بہرحال کس طرح بھی ہے میں گزارا کر رہا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سائنس نے یہ ایک طریقہ اس کا یہ نکالا ہے کہ جس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو ڈائلیسس کنٹینیو. آپ کا کتنا بھی امپورٹنٹ کام ہے گھر میں، برادری میں، محلے میں، کوئی زندگی کا کوئی اور شعبہ ہے، کہ آپ اس دن اگر آپ کا وہ ڈے آف ڈائلیسس ہے تو آپ ڈائلیسس مس کر کے کوئی دوسرا کام مت کریں، آپ ڈائلیسس کرائیں. اس کے بعد یوز آف میڈیسن. بہت سے لوگوں کو دوائی لینے سے چڑ ہوتی ہے کہ وہ کبھی یعنی دوائی سے نفرت کرتے ہیں، چاہے وہ سمجھتے بھی ہیں کہ اس میں فائدہ ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، لیکن پھر بھی دوائی نہیں کھاتے. ایک اور اس کے بعد ہے ڈائٹ. ڈائٹ میں وہ چیزیں کہ جو ڈاکٹروں نے ایڈوائز کی آپ کو کہ یہ چیز آپ نہیں کھائیں گے تو وہ بالکل اوائڈ کریں، کیونکہ اس سے کھانے سے آپ کا کچھ بنے گا نہیں بلکہ نقصان ہوگا. اسپیشلی فروٹس، جس میں ایک سالٹ ہوتا ہے جس کو پوٹیشیم کہتے ہیں، کیونکہ کڈنی جب ڈیڈ ہو جاتی ہے تو ہماری کڈنیز جو ہے نا وہ اس کو اسٹرین نہیں کرتی ہیں، تو وہ پوٹیشیم باڈی کے اندر ہی رہتا ہے، جو ہارٹ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. کہ اگر اس کا لیول ذرا سا بڑھ جائے تو سڈنلی سوتے سوتے آدمی ایکسپائر ہو جائے گا. اس کو ہارٹ اٹیک میں اس کو زیادہ تکلیف بھی نہیں ہوگی، بندہ چلا جائے گا. تو اسپیشلی فروٹس جو ہے وہ اوائڈ کرے بندہ.